दोस्तों ये मॉडर्न हिस्ट्री का नवा वीडियो रहेगा। इससे पहले के 8 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आशा करता हूं कि वो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हैं तो उनको शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं बहुत सारी अपडेट्स आपको देता रहता हूँ, आपकी जो कि इस तैयारी में सहायक होगी। वो सब चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, आपको भेजता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, हाँ जब हम पढ़ेंगे भू राजस्व नीति। भू राजस्व नीति का मतलब क्या है? तो दोस्तों होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि जो कंपनी है वो धीमे धीमे सारे क्षेत्र जीत लेती है। जैसे पहले उन्होंने ये बंगाल जीता, उसके बाद मैसूर जीतते हैं, उसके बाद मराठा और उसके बाद सिख जीतते हैं। तो लगभग पूरा भारत वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन कर लेती है। कौन कर लेती है? कंपनी। अब जब कंपनी पूरे भारत की मालिक बन जाती है तो पूरे भारत में वो क्या नाम से कर लेना स्टार्ट कर देती है। जब कंपनी पूरे भारत की मालिक बन जाती है तो कंपनी पूरे भारत में कर वसूलना स्टार्ट कर देती है। उस कर वसूलने की नीति को ही कहा जाता है भू राजस्व नीति। और आज हम विशेष कर वाली बात करेंगे। आज हम विशेष कर वाली बात करेंगे, यानी कि कंपनी जो भूमि से कौन सा कर लेती थी उससे। देखिए भूमि जो है, जैसे ये भूमि है, भूमि को कौन कौन जोतता है, यानी भूमि पे खेती कौन करता है? जिसको कहा जाता है किसान। इसको कहा जाता है किसान। ये जो किसान है, अभी किसान किसकी भूमि जोत रहे हैं? कंपनी की भूमि जोत रहे हैं, क्योंकि कंपनी भारत का मालिक बन चुकी है। तो यहां है दोस्तों कंपनी। अब किसानों को चूंकि कंपनी मालिक है इसलिए कंपनी को लगान देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके 3-4 तरीके हो सकते हैं। या तो ये सीधे दे दें, या तो किसान कंपनी को सीधे जाके जमा करा के आ जाए, जो भी जमा कराना होता है, जो भी लगान होता है वो जमा करा दें। या फिर कंपनी और किसानों के बीच में एक एजेंट हो जाए, एक एजेंट मिल जाए, वो एजेंट इन सबसे इकट्ठा करे और फिर वो जमा करा दे। ये 2 व्यवस्था बन सकती है। तो इसी आधार पर अंग्रेजों ने 3 प्रकार की भू राजस्व नीति, यानी 3 प्रकार की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो अपनाई, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली लैंड रेवेन्यू उन्होंने पॉलिसी अपनाई इस क्षेत्र में, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, जिसको कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त। यानी उन्होंने क्या सेटलमेंट किया? अंग्रेजों ने किसानों के साथ एक सेटलमेंट किया। एक बात उन्होंने कही कि किसानों को कि भाई हम स्थायी रूप से आपसे कर लेंगे। ये क्या है क्या नहीं है, इसमें कौन कौन से प्रश्न निकलते हैं अभी आगे जानेंगे, केवल नाम देखिए अभी आप। इसके बाद में उन्होंने ये है इनकी मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये ऊपर वाली जो है ये हो गई इनकी बम्बई प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी उन्होंने एक नई व्यवस्था को लागू किया, जिसे कहा जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं, रैयत सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए एक नाम तो हो गया स्थायी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, दूसरा हो गया रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब तीसरी व्यवस्था जो है वो उन्होंने लागू करी। एक तो ये आपका मध्य प्रांत ले लीजिए आप, इसके बाद में ये आपका पूर्वी जो यूपी का हिस्सा है, पश्चिमी जो यूपी का हिस्सा है ये, और इसके बाद में जो पंजाब देखिए, उस टाइम पाकिस्तान वाला पंजाब भी पंजाबी कहलाता था, नहीं तो विभाजन के बाद में अलग अलग हुआ है। इन तीनों में, एक इसमें और इसमें, इन तीनों में एक नई व्यवस्था इन्होंने लागू करी अंग्रेजों ने, जिसे कहा जाता है महालवाड़ी बंदोबस्त। आज अपन को इस वीडियो में इन तीनों बंदोबस्तों को देखना है। दोस्तों आपको बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप देखिएगा आज के बाद में इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, मैं आपको याद करवाने की गारंटी देता हूं। चलिए, तो हमने देखा कि 3 बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त। अब हम देखते हैं स्थायी बंदोबस्त क्या था। देखिए आइए, स्थायी बंदोबस्त में क्या था? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्नवालिस ने 1793 में, ये सन जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में लागू किया। कार्नवालिस ने बंगाल, बिहार
और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्र में एक नया सेटलमेंट लागू किया जिसका नाम है स्थायी बंदोबस्त। सर ये तो बता दो स्थायी बंदोबस्त था क्या? दोस्तों स्थायी बंदोबस्त क्या था कि मैंने आपको बताया कि जो किसान होते हैं वो किसान सीधे कर कंपनी को जमा करा सकते हैं या इनके बीच में मीडिएटर होता है। तो कंपनी ने किसान और कंपनी के बीच में एक मीडिएटर चुना। उस मीडिएटर का नाम है, उस बिचौलिए का नाम रखा उन्होंने जमींदार। हालांकि जमींदारी व्यवस्था भारत में पहले से चल रही थी और उसी व्यवस्था को यूज किया अंग्रेजों ने। यानी इस जमींदार का क्या कार्य था? जमींदार का ये कार्य था कि किसानों से कर वसूलता था और जैसे ही कर वसूलता था उस कर का कुछ हिस्सा तो अपने पास रख लेता था और अधिकांश हिस्सा कंपनी को जमा करा देता था। अब सर इसका नाम स्थायी क्यों पड़ा? दोस्तों ये व्यवस्था कंपनी ने, ये जो एग्रीमेंट कंपनी ने जमींदारों के साथ किया, इसमें कंपनी ने जमींदारों को कहा कि आज हम आपसे इतना करोड़ रुपया वसूलेंगे। हर जमींदार को कह दिया कि हम इतना लाख इतना करोड़ रुपया आप हमें हर साल दीजिएगा। आप आपकी जमीन से कितना भी कर वसूलो, आप किसानों से कितना भी कर वसूलो, अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाएगी तो भी हम आपसे ज़्यादा कर नहीं लेंगे। यानी उन्होंने कर जो है वो फिक्स कर दिया। कंपनी ने जमींदारों से एक निश्चित कर लिया और ऐसे कहा कि हम आने वाले सालों में इसको बढ़ाएंगे नहीं। उदाहरण के लिए मान लो कि किसी जमींदार को कहा कंपनी ने कि हम आपसे 100 करोड़ रुपए लेंगे। हालांकि ये 100 करोड़ तो ज़्यादा हो गया, उस समय के हिसाब से मान के चलिए 10 करोड़ रुपए लेंगे। कंपनी ने किसी जमींदार को कहा कि आप हमें हर साल कितने करोड़ रुपए जमा कराओगे? 10 करोड़ रुपए। लेकिन उदाहरण के लिए इस जमींदार की इनकम आने वाले 5 सालों में बढ़ करके 15 करोड़ हो जाती है, तो भी क्या वो कंपनी को 10 करोड़ ही जमा कराएगा? हाँ 10 करोड़ ही जमा कराएगा। आने वाले समय में इसकी जमींदार की इनकम बढ़ करके 30 करोड़ हो जाती है, इन किसानों से टैक्स ज़्यादा ले लेता है जमींदार, 30 करोड़ हो जाती है, तो भी कंपनी को कितना जमा कराएगा? 10 करोड़। यानी कंपनी को दिया जाने वाला जो हिस्सा है, दिया जाने वाली जो रकम है वो क्या है? फिक्स। इसलिए इसका नाम पड़ गया स्थायी बंदोबस्त। बात समझ में आ गई? चूंकि इसके बीच में जमींदार थे, जमींदारों को कंपनी ने भूस्वामी माना था। जमींदारों को कंपनी ने भूस्वामी माना कि भूमि का स्वामी कौन है? जमींदार है। चलिए, जमींदारों को कुल जो कलेक्शन है उसका 10/11 भाग किसको जमा कराना होता था? कंपनी को। और 1/11 भाग खुद के पास रखना होता था। अब कुछ लोग नहीं समझे होंगे 10/11 भाग का मतलब क्या है। दोस्तों 10/11 भाग का मतलब है कि जो जमींदार है वो जितना उपज प्राप्त होगी उसका 11 हिस्सा करेगा। 11 हिस्सा में से 10 हिस्से कंपनी को दे देगा और 1 हिस्सा खुद के पास रख लेगा कमीशन के रूप में। ठीक है, तो ये पूरी छोटी मोटी चीज़ें हैं। एक नाम और इसका है कि पूछा जाता है, इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। सर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जमींदार को मेन माना गया था, जमींदार को भूस्वामी माना गया था, इसलिए इसका नाम हो गया जमींदारी बंदोबस्त। इसका दूसरा नाम है जमींदारी बंदोबस्त। एक तीसरा नाम और है इसका तीसरा नाम है इस्तमरारी बंदोबस्त। इसका तीसरा नाम है इस्तमरारी बंदोबस्त। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन आपसे स्थायी बंदोबस्त में पूछे जाएंगे कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो आप बताएंगे कॉर्नवालिस ने लागू किया। कब लागू किया? 1793 में लागू किया। कहाँ लागू किया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया। जमींदार को क्या माना? भूस्वामी। 10/11 भाग कंपनी को देना होता था, 1/11 भाग खुद के पास रख लेना होता था। ये हो गया आपका स्थायी बंदोबस्त। अब हम अगले बंदोबस्त की तरफ चलते हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का अर्थ समझिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का अर्थ क्या होता है? देखिए, ये जो शब्द है ना रैयत, इस रैयत का मतलब होता है कृषक। जो खेती करने वाला होता है उसको कहा जाता है कृषक। यहाँ था जमींदारी बंदोबस्त। क्यों? कंपनी जमींदारों से लगान लेती थी। कंपनी को मतलब नहीं है जमींदार की आय कितनी है, लेकिन वो लगान किसने लेती थी? जमींदारों से लेती थी। लेकिन यहाँ पर इस क्षेत्र में यानी मद्रास और बम्बई वाले क्षेत्र में कंपनी ने क्या किया? लगान सीधे किससे लेती थी? कृषक से। सर बात समझ में नहीं आई। अरे भैया, ये जो कृषक है ना, ये कृषक यानी किसान जो है, किसान सीधे कंपनी को टैक्स देते थे,
सीधे कंपनी को टैक्स देते थे, इनके बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता था। उस बंदोबस्त को कहा जाता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो सर इसका नाम रैयत क्यों रखा गया? भाई रैयत का मतलब क्या होता है? कृषक। मैं बता ही चुका हूँ, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ कहाँ किया गया? मद्रास में किया गया और बम्बई में किया गया। मद्रास, बम्बई। मद्रास और बम्बई में कौन सा बंदोबस्त लागू किया गया? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। सर कब लागू किया? 1820 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मुनरो। एक व्यक्ति थे जिनका नाम है मुनरो। उन्होंने किसको लागू किया? रैयतवाड़ी बंदोबस्त को। कहाँ लागू किया? मद्रास और मुंबई में। कब लागू किया? 1820 में। यहाँ तक क्लियर है बात? तो दोस्तों एक बात और रोचक है रैयतवाड़ी बंदोबस्त में, है ना, एक बात बहुत रोचक है, मैं आपको बताता हूँ कि 1792 की बात थी, 1792 की। यहाँ मद्रास में एक जगह है, मद्रास में नहीं, मैसूर में एक जगह है जिसका नाम है 12 महल। 12 महल में एक व्यक्ति थे, मतलब एक अंग्रेजों के वो थे कैप्टन रीड। कैप्टन रीड ने इस जो रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रैक्टिकल तौर पर सबसे पहले 12 महल में लागू किया था। मेरी बात समझ में आ गई कि बड़े स्तर पर वास्तव में तो किसने लागू किया? मुनरो ने लागू किया। कब लागू किया? 1820 में। लेकिन इसको प्रैक्टिकली रूप में, मतलब प्रैक्टिकल का मतलब एक जो प्रयोग के रूप में किसने बनाया? कैप्टन रीड ने। कहाँ लागू किया? 12 महल में, 1792 में। तो वास्तविक रूप से पूछा जाए आपसे कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू हुआ, तो 1792 में। कब लागू हुआ? 1792 में। अब बताइए स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 में। तो बताइए इनमें से कौन सा बंदोबस्त पहला लागू हुआ? कि सर रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अच्छा, इसलिए स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्थायी बंदोबस्त तो सर ने पहले पढ़ा दिया, लेकिन रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर बाद में पढ़ा रहे हैं और लागू सबसे पहले ये हो रहा है। दोस्तों हमारी भी एक मजबूरी है, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त रियल में पहले लागू हुआ था, बड़े स्तर पर लागू हुआ, और जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर लागू हुआ था 1820 में, लेकिन इस कैप्टन रीड की वजह से इसको पहले लिखा जाता है ना। तो वो अब मैं कुछ क्वेश्चन में बताऊंगा आपको लास्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कितना लगान लिया जाता था वो थोड़ा सा और नोट कर लीजिए। यानी किसानों की जितनी उपज होती थी उसका 1/2 भाग। सर 1/2 का मतलब आधा भाग, यानी मान के चलो 100 बोरी गेहूं की हुई तो 50 बोरी किसको देनी है? अंग्रेजों को देनी है। यानी 50% भाग किसको देना है? अंग्रेजों को देना है ना। तो 1/2 के लीजिए या 50% के लीजिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा समझिए कि ना 50% और 1/2 क्या होता है। हाँ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले बंदोबस्त की ओर। देखिए 1819 की बात है। अंग्रेजों ने एक व्यक्ति जिसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी, उसको भेजा उत्तर भारत में। उत्तर भारत में मतलब एक तो आपका ये एमपी वाला जो आज का जगह है ना, ये वाला भाग है ना, एक ये जो आपका पूर्व पश्चिमी यूपी है ये वाला भाग, एक आपका ये पंजाब वाला भाग है ना, ये वाला भाग। इन तीनों भागों में कोई भी किसानों से सेटलमेंट करने के लिए किस व्यक्ति को भेजा गया? उस व्यक्ति को भेजा गया हॉल्ट मैकेंजी को। हॉल्ट मैकेंजी को ये बताना था कि यहाँ पर कौन सी व्यवस्था लागू हो सकती है। तो हॉल्ट मैकेंजी ने एक बात देखी कि जो उत्तरी भारत है इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ अपन रहते हैं वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वहाँ पर सामाजिक रूप से एक संस्था है जिसका नाम है गांव। तो उसने कहा हॉल्ट मैकेंजी ने अंग्रेजों को कि यहाँ पर गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, इसी गांव को आधार बना करके यहाँ पर एक व्यवस्था लागू करी जिसका नाम है महालवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेजों ने गांव को महाल शब्द से कहा। जैसे यहाँ पर रैयत का मतलब कृषक होता है, वैसे यहाँ महाल का मतलब क्या होता है? गाँव। इन्होंने गाँव को आधार बनाया, यानी कि जैसे मान के चलिए 1 कृषक, 2 कृषक, 3 कृषक, एक किसान है, तो ये किसान क्या करते थे कि सीधे सरपंच वरपंच हुआ करते थे, जो गांव के मुखिया होते थे उनको लगान देते थे, और जो गांव के मुखिया हैं वो किसको जमा कराते थे? कंपनी को जमा कराते थे। यानी बीच में अब कौन आ गए?
गांव आ गए, यानी महाल आ गए, है ना। तो इस व्यवस्था का नाम क्या रख दिया, महालवाड़ी व्यवस्था। तो आपसे पूछा जाए महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई, 1819 में लागू की गई। किसने लागू करी, होल्ट मैकेंजी ने लागू करी। ठीक है, चलिए होल्ट मैकेंजी के बाद में एक बहुत बड़ा व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है मार्टिन बर्ड। ये मार्टिन बर्ड इस व्यवस्था को और सबसे ज्यादा फैलाता है, यानी होल्ट मैकेंजी तो एक जगह लागू की होगी जैसे जैसे इसने की थी कैप्टन रीड ने, लेकिन मार्टिन बर्ड इस व्यवस्था को फैला देता है, यहां पर उत्तरी भारत में फैला देता है। इसलिए मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत का बंदोबस्त का पिता कहा जाता है, यानी भू बंदोबस्त का पिता कहा जाता है। सर बात समझ में नहीं आई। अरे उत्तर भारत में इस प्रकार के बंदोबस्त को व्यापक रूप से लागू करने वाला व्यक्ति कौन है, मार्टिन बर्ड। इसलिए उत्तर भारत में भू जो सेटलमेंट किया है, लैंड सेटलमेंट जो किया है, उसका फादर किसे कहा जाता है, मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, उत्तरी भारत का भू बंदोबस्त का पिता किसे कहा जाता है, मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। इसमें क्या था कि पहले इसमें 3/4 लगान लिया जाता था, 3/4 भाग लगान लिया जाता था। सर मतलब कि अगर 100 बोरी गेहूं की हुई तो 75 बोरी अंग्रेजों को देनी पड़ती थी पहले। फिर अंग्रेजों ने देखा कि नहीं यार ये तो ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने कम किया, उन्होंने आधा कर दिया। फिर इसको पहले तो कितना लिया जाता था लगान, 3/4, अब कितना लिया जाने लगा, 1/2 भाग लिया जाने लगा। ये हो गई आपकी महालवाड़ी बंदोबस्त। तो हमने 3 बंदोबस्त देख लिए, स्थायी बंदोबस्त, रियायतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। एक पॉइंट और इनमें रह गया जो मैंने वास्तव में चला के रखा था। दोस्तों ध्यान रखना कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में 2 जगह और है, एक तो असम, एक पूर्वी बंगाल में भी इसको लागू किया गया था बाद में। समझ में आ गई बात। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में असम और पूर्वी बंगाल को भी शामिल आप कर लीजिएगा। तो एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जितना ब्रिटिश भारत था, यानी ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थायी बंदोबस्त लागू था। तो ध्यान रखना 19% भूभाग पर कौन लागू था, स्थायी बंदोबस्त लागू था। अब देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात देखिए, ये देखिए ये हो गया मद्रास, ये हो गई आपकी बंबई प्रेसिडेंसी, इधर असम में भी और इधर भी। तो सबसे ज्यादा जो लागू 51% भूभाग पर कौन व्यवस्था लागू थी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था। और बचा कितना, 19 और 51 कितने होते हैं, जोड़ के बताइए, 70 होते हैं आपके, 70। तो 30% बचा हुआ भाग पर कौन लागू था, महालवाड़ी बंदोबस्त लागू था, है ना। तो अब आप दोस्तों 2-3 क्वेश्चन आपसे यहाँ निकलते हैं कि सबसे पहले कौन सा बंदोबस्त लागू किया गया, रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कौन सा बंदोबस्त लागू था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था, है ना। देख लीजिए ये 19% क्षेत्र पे है, ये 51% क्षेत्र पे है और ये 30% क्षेत्र पे। सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, रैयत। अब देखो दोस्तों एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, आप भूल जाएंगे बाद में, तो ध्यान रखिएगा। स्थाई में देखो शब्द कितने हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो इसमें 2.5 अक्षर हैं। इसमें देखिए कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, मैं हाल 3 अक्षर है। इसमें देखिए कितने अक्षर है, 1 2 3, इसमें 3.5 अक्षर हैं। तो सबसे ज्यादा अक्षर किसमें है, रैयत में। तो सबसे पहले भी यही हुआ और सबसे ज्यादा भाग पर भी रैयत ही हुआ, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसको लागू किसने किया, कॉर्नवालिस ने लागू किया। इसको लागू किसने किया, मुनरो और रीड। एक तो मुनरो और रीड ने लागू किया। ऊपर वाले को लागू किसने किया, मैकेंजी और मार्टिन ने लागू किया, है ना। मैकेंजी और मार्टिन ने लागू किया, है ना। मैकेंजी और मार्टिन ने लागू किया। किसने किया, महालवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया। उत्तरी भारत का भू बंदोबस्त का पिता किसे कहा जाता है, मार्टिन बर्ड को। तो इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे, है ना। चलो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं आपको फटाफट 5 मिनट के अंदर, है ना। देखिए सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया, 1793 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया।
जमींदारी को भूस्वामी माना। 10/11 भाग तो कंपनी को देना होता था, 1/11 भाग खुद के पास रखना होता था और 19% भाग पर यह लागू था। इसे इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयत का मतलब होता है कृषक। ये मद्रास, बंबई, असम और पूरी बंगाल में लागू था। सबसे पहले किसने लागू किया इसको? कैप्टन रीड ने 1792 में लागू किया। मुनरो जो था वो इसको फैलाने वाला व्यक्ति था, तो 1820 में मुनरो ने इसको लागू किया। 1/2 भाग, जो किसान की जितनी भी आय होती थी उसका 1/2 भाग कौन ले लेते थे? अंग्रेज ले लेते थे। और 51% भाग पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त आपका लागू था। महालवाड़ी बंदोबस्त की बात करें तो महालवाड़ी जो बंदोबस्त है वो पंजाब, इधर से पूर्वी यूपी और संयुक्त प्रांत, इन तीनों में लागू था। ये मैं लिख भी देता हूं, पंजाब, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत। इसको एमपी को उस टाइम मध्य प्रांत कहते थे। मध्य प्रांत में ये लागू। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए कर लेते हैं एक रिवीजन कि अभी तक आपने क्या पढ़ा। ये एक तरीके से मान लीजिए इसको एकदम प्रश्न बैंक ही मान लिए, है ना। तो ये प्रश्न बैंक है, इसमें आपको सारी चीज़ें, रिक्त स्थान है, खाली भरने हैं। मेरे साथ आइए स्टार्ट करते हैं। बताइए स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? याद कीजिए दोस्तों, कब लागू किया गया? 1793, 1793 को लागू किया। किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने लागू किया। हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। कहाँ लागू किया? सर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया। बाद में इसको वाराणसी तक फैला देता है वो, आपको पता ही, मैं बताया नहीं लेकिन आप लिख लेना, वाराणसी तक भी फैला देता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू हुआ? सर ये 2 बार लागू हुआ। एक तो 1792 में, यानी इससे 1 साल पहले, यानी इसके लागू होने से 1 साल पहले। एक लागू होता है सर 1820 में। 1792 में इसको कौन लागू करता है? इसको लागू करते हैं सर कैप्टन रीड। कैप्टन रीड, कैप्टन रीड इसको कहाँ लागू करते हैं? सर इसको कैप्टन रीड लागू करते हैं 12 महल, जो कि मैसूर से उन्होंने जीता था टीपू सुल्तान से, तो 12 महल में इसको लागू करते हैं। और 1820 में इसको कौन लागू करता है? मुनरो लागू करता है। मुनरो, ये मुनरो का नाम बहुत इज्जत से लीजिएगा। इस आदमी ने उस समय जो किसानों की हितों की सोची थी और उसी के आधार पर लागू किया था। दोस्तों एक प्रश्न और मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद आ गया कि भाई सबसे ज़्यादा शोषण किस बंदोबस्त ने किया, यानी सबसे ज़्यादा कंपनी को किस बंदोबस्त से फ़ायदा हुआ? स्थायी बंदोबस्त से। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा किसानों को किस बंदोबस्त से फ़ायदा हुआ? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, है ना। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से किसानों को फ़ायदा हुआ और कंपनी को किससे फ़ायदा हुआ? आपको प्रश्न शो हो रहे होंगे, 2 प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन सी एग्जाम में आ रहा है आपको पता लग रहा होगा। चलिए अब देखिए 1820 में इसको मुनरो ने कहाँ लागू किया? सर मद्रास में लागू किया और बंबई में लागू किया और सर असम में भी लागू किया था और पूर्वी बंगाल में भी इसको लागू किया था। इतना सारा, यस इतना सारा लागू किया था, मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को। चलिए अगला देखते हैं, महालवाड़ी बंदोबस्त क्या था। देखिए महालवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1819 में लागू किया गया। दोस्तों एक पैटर्न आप देखेंगे, देखो 1793 के 1 साल पहले 1792, 1720 के 1 साल पहले 1719, है ना। गजब ट्रिक याद करने की। तो 20 से पहले 19, 93 से पहले 92। अभी आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा। इसको कौन सबसे पहला व्यक्ति था? हॉल्ट मैकेंजी। और इसको फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मार्टिन बर्ड को दिया जाता है। तो मार्टिन बर्ड को मैंने बताया था उत्तर भारत में पिता भी कहा जाता है। किसका पिता कहा जाता है? भू बंदोबस्त का पिता कहा जाता है। मैं उत्तर लिख के छोड़ दे रहा हूं, आपको पता है। कहाँ लागू किया सर इसको एक तो संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का मतलब ये जो पश्चिमी यूपी का हिस्सा है ना, इसको संयुक्त प्रांत कहते हैं। संयुक्त प्रांत प्लस मध्य प्रांत। मध्य प्रांत मतलब आज का जो एमपी है इसको मध्य प्रांत कहते हैं। और पंजाब, पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब और भारत वाला पंजाब दोनों एक ही थे, बाद में विभाजन से हुए तो पंजाब में लागू किया। तो ये समझ में आ गई बात आपको। आप बताइए सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा था? बीच वाला था सर 51%, तो ये फैला हुआ था।
19% पे ये फैला हुआ था। 51 और 19 बन के 70, बच गया 30% पे ये फैला हुआ था। सर क्या विशेष हो सकता है? इसका विशेष यह है कि इसके 2-3 नाम हैं। इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ईस्तमरारी बंदोबस्त भी इसको कहते हैं, और ये हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं इसमें पढ़ने योग्य है? इसमें सर 10/11 भाग जो है ना, वो जमींदार जो है कंपनी को देता था और 1/11 भाग खुद के पास रख लेता था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर इसका 1/2 भाग, यानी किसानों के जितनी भी उपज होती थी उसका 1/2 भाग कौन लेता था? अंग्रेज ले लेते थे। महालवाड़ी बंदोबस्त में क्या इंपॉर्टेंट है कि 3/4 भाग, शुरू में तो 3/4 भाग टैक्स लेते थे अंग्रेज, बाद में इसको घटा करके कितना कर दिया गया? 1/2 भाग। तो दोस्तों इसी के साथ ही ये चैप्टर आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया है ना, तो मेरे हाथ जोड़ से आपके निवेदन है कि जो गरीब और ज़रूरतमंद विद्यार्थी है ना, उनको ज़रूर आप शेयर कीजिए। जो लोग महंगी कोचिंगों में नहीं पढ़ पाते हैं या ऑनलाइन कोर्स परचेज नहीं कर पाते हैं, उनके साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।